हेलो बच्चों, किड्स लर्निंग हब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 में अमूल्य भोजन यह पाठ देखेंगे। बच्चों, पाठ का नाम है अमूल्य भोजन। तो भोजन का अर्थ तो आपको सबको ही मालूम होगा, और अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि आपको आपके किताब में चित्र दिखाई दे रहा है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, वो खाना खा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो लड़की है, उसका नाम है वर्षा, और लड़के का नाम है अर्जुन, और दोनों ही भाई बहन हैं। ठीक है। और वो दोनों क्या खा रहे हैं, देखो, खाना खा रहे हैं। और साथ ही साथ उनके प्लेट में, उनकी थाली में कई सारे खाद्य पदार्थ भी दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है। लेकिन इन दोनों को भाकरी, भाकरी जो होता है यानी कोंचा, ठीक है, तो भाकरी जो है वो चावल की भी होती है, और गेहूं की भी होती है, और ज्वार की भी होती है। कई तरीके की जो भाकरियाँ है हमारे देश में बनती है। और साथ ही इन दोनों बच्चों को उसके साथ मक्खन खाना बहुत पसंद है। तो इसके साथ ही जो उनकी माँ है, जो उनकी मम्मी है, वो भाकरी के साथ अन्य खाद्य पदार्थ भी उनको खाने के लिए देती है, और वे भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि वो जो दो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, भाकरी, भाकरी वगैरह वो लोग बहुत खाते हैं। उसके बाद आपको चित्र में जैसे आप देख पा रहे हो, एक आदमी जो है वो तालाब में से मछलियाँ पकड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो तालाब में से मछली पकड़ी जो जाती है, वो तालाब में से सीधी मछली पकड़कर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मछलियाँ पकड़कर उसको मार्केट में बेच देने के लिए। ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और चित्र दिखाई दे रहा है, जो जिसमें सिंघाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, जो हम सिंघाड़े खाते हैं उसका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और ये सिंघाड़े भी जो है हमको तालाब वगैरह के अंदर से मिलते हैं। ठीक है। तो इनको भी हासिल करना और साथ में मार्केट में बेचना, उससे पैसे कमाना, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और इतनी ज़्यादा उसमें प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो ऐसे कई और जो चीज़ें हैं उसको प्राप्त करने में हमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें होती है जो जिसको खाने तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो जैसा कि आपकी किताब में आपको दिया है, यहाँ पे कई सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, और ये खाद्य पदार्थ कहाँ कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत दिया गया है। ठीक है। इसके साथ ही आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। हम जो मनुष्य होता है, वो मनुष्य जो है कई सारी चीज़ें खुद से बनाता है या खुद से उसका पालन करता है। जैसे सबसे पहला चित्र आपको दिखाई दे रहा है, वो आदमी जो है वो मुर्गियाँ पालता है। ठीक है। तो जो लोग मुर्गी पालते हैं और उनका यह व्यवसाय करते हैं, उनको मुर्गी पालन कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं बच्चों, मुर्गियों को पालकर उनके अंडे बेचते हैं या फिर मुर्गियों को बेचते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से वो लोग व्यवसाय करते हैं। इसके साथ ही आपको गन्ने का चित्र दिखाई दे रहा है। गन्ने में से शक्कर निकाली जाती है, जिसको हम शक्कर उत्पादन भी बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ ही कुछ लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खियाँ जो है वो शहद बनाती हैं, वो शहद मार्केट में बेचा जाता है, उससे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। और साथ ही साथ एक आदमी जो है वो मछलियाँ पकड़ रहा है, तो मछलियों को पकड़ कर वो कहाँ, मार्केट में जाकर बेचेगा, जिससे उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो सारे उत्पादन आपको दिए गए बच्चों, ये अलग अलग तरीके की चीज़ों का दिया हुआ है, मतलब इससे हमको अलग अलग खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ठीक है। तो वर्षा और अर्जुन की जैसे माँ है, वो उनको हमेशा बोलती है खाना खाने के लिए, जब वो लोग बैठते हैं तो उनको हमेशा यही एक चीज़ ही बोलती है, जितना चाहिए उतना ही लो, भोजन का अपव्यय नहीं करना चाहिए। वो बच्चे रोज़ जब खाना खाने बैठते हैं तो उनकी मम्मी उनको बोलती है कि तुमको जितना लगता है, जितनी ज़रूरत है, सिर्फ उतना ही खाना लो, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा खाना लोगे तो फिर जब तुम्हारा पेट भर जाएगा तो तुम बाकी का खाना फेंक दोगे। तो हमको क्या करना है, खाने को फेंकना नहीं है, उसका अपव्यय नहीं करना है, ऐसा वो उनको समझाती है। तो एक दिन जो है अर्जुन जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम प्रतिदिन हम दोनों को ऐसा क्यों कहती हो, वो जो हमको हमेशा रोज़ बोलती हो कि खाना फेंकना नहीं है, जितना ज़रूरत है उतना ही रखते हो, तो ऐसा आप रोज़ रोज़ हमको क्यों बोलती हो। तो उसकी माँ बोलती है कि अच्छी चीज़ों को व्यर्थ में क्यों जाने दिया जाए, और फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें भोजन खाने के लिए मिलता है, जो भोजन हमको खाने के लिए मिलता है वो कैसे तैयार होता है। मैं तुम लोगों को भाकरी की कहानी सुनाती हूँ, ऐसा उनकी मम्मी बोलती है। वो ये बोलती है कि जितनी तुम्हारी थाली में चीज़ें दिख रही है, वो सब चीज़ें हमारी थाली तक पहुँचने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर उनको गुजरना पड़ता है, वो ऐसे ही हमारी थाली तक नहीं पहुँचती।
तो उसके लिए वो एक चीज़ उन बच्चों को बताना चाहती है कि मैं तुमको भाकरी की कहानी सुनाती हूँ। भाकरी यानी जो हम खाने में भाकरी या फिर जिसको आप पोंचा भी बोलते हो, उसकी मैं कहानी तुम लोगों को सुनाती हूँ। तो वो बोलती है कि मेरे जो पिताजी थे वो किसान थे। देखो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, खेती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमको ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि ट्रैक्टर से आजकल कई सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई है, जैसे ज़मीन को खोदना, उसकी ये करना, जैसे ज़मीन में जैसे बीज हमको बोने या फिर ज़मीन को खुरदरा बनाने के लिए किसी भी तरीके की जो फसल उगाने के लिए जो भी क्रियाएं लगती है वो हम आधे से ज़्यादा चीज़ें ट्रैक्टर की मदद से कर सकते हैं। तो वो अपने पिताजी के बारे में बोलती है कि मेरे जो पिताजी थे वो क्या करते थे, खेती का काम करते थे, वो किसान थे। ठीक है, तो जब भी ग्रीष्मावकाश में मुझे मेरी पाठशाला बंद रहती थी, जब भी गर्मी की मुझे छुट्टियां लगती थी, तब मैं क्या करती थी, अपने पिताजी के ट्रैक्टर पे बैठ जाती थी और उनके साथ खेतों में जाया करती थी। और तब मैंने वहाँ पर देखा कि खेती के लिए अलग अलग काम शुरू होते थे। मतलब खेती करने के लिए सिर्फ जाके बीज बो दिया और पानी डाल दिया, तो इसी से पूरी खेती नहीं होती है बच्चों। अलग अलग औजारों को ट्रैक्टर से जोड़ना पड़ता है और उन औजारों से ही खेती का काम चालू होता है। और ये परिश्रम मतलब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस खेती के काम में। और उसके लिए सबसे पहले उनको क्या करनी पड़ती है, जुताई करनी पड़ती है, जिसको हम जुताई बोलते हैं ना, वो करना पड़ता है। इसके साथ ही जो ज़मीन पर मिट्टी के जो ढेले पड़े रहते हैं उनको भी फोड़ना पड़ता है। ऐसे पत्थर के रूप में अगर कोई मिट्टी का ढेला पड़ा है तो उसको पूरा चकनाचूर करके मिट्टी के रूप में आपको डालना पड़ेगा। ज़मीन समतल करते, मतलब जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ज़मीन को समतल किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर बुआई करते हैं और इस तरीके से बुआई मतलब जिस भी चीज़ का आपको खेती करनी है उसके बीज डालने पड़ते हैं और इस तरीके से खेती आगे बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बरसात आती है और फिर जो ज़मीन है वो मतलब पानी को सोखती है और जो बीज हमने उसमें बोए हैं उसमें से छोटे छोटे अंकुर निकलने लगते हैं। जैसे बच्चों आप चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग उनकी मम्मी जो है वो उनको भाकरी की कहानी सुना रही है, यानी भाकरी कैसे बनती है, भाकरी जो लोग खाते वो कैसे बनती है, उसको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, वो उन बच्चों को बताना चाह रही है। तो जैसा उसने पहले बताया कि ज़मीन में बुआई करनी पड़ती है, अनाज के जो दाने हैं वो डालते हैं और फिर उसके बाद क्या होती है, उसकी बुआई होती है और फिर जब बारिश गिरती है तो ज़मीन में से छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकल के आते हैं। और फिर क्या बता रही है वो कि तब पिताजी खेत में बाजरे की बुआई करते थे, यानी उनके पिताजी किसकी बुआई करते थे, बाजरे के जो खेत है वो थे उनके। ठीक है, कुछ दिनों के बाद बाजरे के पौधे मिट्टी में से अपना सिर बाहर निकालने लगे, मतलब वहाँ से छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पिताजी जो है वो मजदूर लगाते थे ये सब काम करने के लिए उनके। ठीक है, और मजदूरों का अलग से उनको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, बरसात का जो पानी होता है वो बाजरों की फसल पर तेज़ी से जब पड़ता है तो धीरे धीरे जो बाजरे की पौधे होते हैं उसमें से धीरे धीरे छोटे छोटे भुट्टे निकलने लगते हैं। जो भुट्टा आपने खाया होगा मार्केट से लेकर, वो भुट्टे ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है, उनके पेड़ लगते हैं छोटे छोटे, फिर वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, उसके भुट्टे निकलते हैं। ठीक है, और फिर उसमें धीरे धीरे क्या होता है, दाने लगने लगते हैं। जैसे दाने आते हैं तो वो दाने कई बार जो है वहाँ के पशु पक्षी भी चोंच मार मार के उसको खा जाते हैं। तो लेकिन ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे किसान लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा का इंतज़ाम वो लोग करते हैं। ढेलवाज द्वारा इन पक्षियों को भगाना पड़ता है। ढेलवाज जैसे आपने कई बार खेतों में एक पुतला देखा होगा, एक आदमी जैसा खड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग जिसको बहुत ज़्यादा डरावना बनाया जाता है ताकि पशु पक्षी जो है वो खेतों से दूर रहे, उनको ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है और वो हमको मारेगा करके, इसलिए वो पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, जब फसल तैयार हो जाती है तो फिर उसकी कटाई करनी पड़ती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, फसलों की कटाई कैसे की जाती है, जैसे अगर भुट्टे की अगर अपने को कटाई करनी है तो उसको भुट्टे को क्या करना पड़ेगा, पेड़ों से अलग करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले उनको काट कर अलग करना पड़ता है और उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, मढ़ाई और ओसाई करना पड़ता है। अब ये मढ़ाई और ओसाई क्या है ये हम आगे देखेंगे बच्चों। तो इसी तरीके से जो है हम लोग को कटाई करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी टाइम पर जब ये माँ बताती रहती है तो उसी टाइम पर वर्षा जो है वो बोलती है कि कटाई का अर्थ तो मैं समझ गई, परंतु मढ़ाई और ओसाई का क्या अर्थ है। उनकी बेटी उनको पूछती है कि इसका क्या मतलब है।
तो माँ बोलती है जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही करके देखो। वो उनको एक प्रयोग करने के लिए बोलती है ताकि उनको वो ये बात समझा सके। वो उनको बोलती है कि आप एक काम करो, एक आधा घमेला, जो घमेला यानी एक किसी भी चीज़ में आधे घमेला बोलो या किसी भी चीज़ में मूंगफली जो है, हम मूंगफली के दाने खाते बच्चों, वो मूंगफली की सुखाई गई फलियों को रखो और उसके 2 समान भाग करो। एक भाग की फलियाँ हाथों से छिलकर दाने अलग करो। हाथों से फलियाँ छिलने में कितना समय लगा। दूसरे भाग की फलियों को कपड़े की एक थैली में बांधो, उस पर से एक लोढ़ा फिराओ अथवा लाठी से पीटो। इसके बाद थाली में से फलियाँ सूप में लेकर देखो, तुम्हें क्या दिखेगा। तो अर्जुन बोलता है, सूप में ली गई फलियाँ टूटी फूटी हुई है, उनमें बहुत से दाने बाहर आ चुके हैं। तो माँ कहती है, यह एक प्रकार से फलियों की मड़ाई हुई। अब फलियों को पछोरो और बताओ कि क्या होता है। वर्षा। फलियों को पछोरने पर फूटी हुई फलियों के छिलके सूप में से नीचे गिर गए। फलियों से अलग हुए दाने जो है वो सूप में ही रह गए। ऐसा क्यों होता है? वो पूछती है अपनी मम्मी को, ऐसा क्यों होता है। तो उसकी माँ बोलती है, तो बेटी इससे स्पष्ट होता है कि छिलके अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए, और हमने भी अपने घर में कई बार देखा होगा, हमारी मम्मी को जब सींग दाने हम जब भूनते हैं तो मम्मी जो है उसका छिलका अलग कैसे करती, इसी तरीके से करती कि हम उसको पहले थोड़ा सा रगड़ लेते हाथों से, और उसके बाद ये प्रयोग, छोटा सा प्रयोग आप अपने घर में भी करके दे सकते हो कि जो भुने हुए जो मूंगफली रहती है उसको हम हाथों पर लेकर उसको थोड़ा सा आप मसलोगे और फिर एक फूंक मारोगे तो उसका जितना भी छिलका है वो अलग हो जाएगा और जो मूंगफली के दाने हैं वो हमारे हाथ में ही रह जाएंगे। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो मूंगफली है वो भार में जो है वो ज़्यादा भारी होती है और छिलके जो है वो वज़न में बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जिसकी वजह से वो फूंक से ही उड़ जाते हैं। तो जो फसलों की बात अगर हम लोग करते हैं तो जो ये प्रक्रिया होती है उसको हम बोला जाता है ओसाई। ओसाई का मतलब होता है कि हवा जो है, हवा का प्रयोग करके दानों से छिलके जो है वो अलग कर दिए जाते हैं, उसको ओसाई बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे कंटिन्यू करके बात करती है बच्चों के साथ, बोलती है कि आगे सुनो कि मेरे पिताजी जो है वो मढ़ाई और ओसाई जो है वो यंत्रों द्वारा करते थे। यंत्रों से यानी बड़ी बड़ी मशीनों से करते थे, ठीक है। आप पहले मतलब इसके पहले भी, मशीन आने के पहले भी जो लोग खेती करते थे वो हाथों से ही सब मढ़ाई के काम करते थे। लेकिन मेरे पिताजी क्या करते थे, जो भी मढ़ाई का काम करते थे वो मशीनों के द्वारा करते थे, ठीक है। और यंत्र में मढ़ाई और ओसाई दोनों एक के बाद एक क्रमशः की जाती है, मतलब एक के बाद एक की जाती है। कटाई के बाद भुट्टो को यंत्र में डाला जाता है। जैसे बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हो, एक बड़ा सा यंत्र आपको, एक बड़ी सी मशीन आपको दिखाई दे रही है, इसमें भुट्टे डाले जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, जो फलियों में से दाने जो है वो अलग हो जाएंगे और यंत्र को एक स्थान पर बांधी गई थैली में वो एकत्रित हो जाएंगे और बाकी जो इसका छिलका है, वो जो कचरा है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। परंतु जब यंत्र नहीं थे, अगर जिनके पास मशीन है उनका तो ठीक है, लेकिन जब मशीन नहीं होती थी तब ये काम किसान लोग कैसे करते थे बच्चों? तो उसके लिए वो सबसे ज़्यादा पहले मदद किसकी लेते थे? बैलों की, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, क्या होता था बच्चों कि ओसाई के लिए, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि छिलके अलग करने के लिए जो ओसाई की जाती है उसको क्या करते हैं, अनाज के वक्त भी उसको वैसा ही किया जाता है कि ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मढ़ाई के लिए अनाज को सूप में लेकर ज़मीन पर गिराया जाता है, ठीक है। यानी जैसे हम लोग सूप में दाने लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे पछोरेंगे अगर हम लोग, तो उसमें से क्या होगा, छिलके जो है वो उड़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और जो हमारे दाने हैं वो वहीं रह जाएंगे। या तो फिर अगर हम सुपड़ी में लेकर उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे, हाथों से लेकर हिलाएंगे, तो वो दाने नीचे गिरते जाएंगे और जो छिलका है वो कहीं और चला जाएगा, कहीं और जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ये लोग बताना चाह रहे हैं कि ये सब कामों में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग सुन रहे हैं बच्चों कि बाजरे की जो रोटी वो लोग खा रहे हैं वो कैसी बनती है, तो हम लोगों ने शुरुआत से देखा कि उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया लगती है। आगे देखते हैं वो क्या बोलती है कि जिनके पास अगर यंत्र नहीं तो उनको क्या करना पड़ता है। देखो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है मढ़ाई। अब मढ़ाई का मतलब क्या होता है, तो मढ़ाई के लिए सबसे पहले बैलों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको मालूम है, ठीक है। इसके बाद एक आपको गोल आकार दिखाई दे रहा होगा, एक आदमी जो है वो बैलों को उसके ऊपर चला रहा है, ठीक है। इसे खलियान कहते हैं। जो गोल उसने बना के रखा है किसान ने, उसको खलियान बोलते हैं। और उसके बाद खलियान के बीचों बीच में खूंटा, एक खंबा जैसा गाड़ देते हैं और उसको बैल बांधा जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, बैलों को इसके चारों ओर घुमाया जाता है बच्चों, और पैरों के नीचे जो है वो सूखे भुट्टों को रखा जाता है। मतलब जो हमने भुट्टे रखे हैं
वो भुट्टे जो तोड़े हैं या जिसकी कटाई की है उसको रखा जाता है। जब बैल जो है इन भुट्टों पर चलता है तब उसके वजन के कारण जो भुट्टे हैं और उसके जो दाने हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब भुट्टे में से दाने अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए बैलों की सहायता ली जाती है और बैलों के साथ ये काम जो है वो बहुत दिनों तक किया जाता है। ठीक है, और ये इसमें बैलों को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, लेकिन पहले के ज़माने में जब यंत्र नहीं थे तो इसी तरीके का उपयोग वो लोग करते थे, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखो कि ओसाई के बाद अनाज जो है, आपको जैसे चित्र में एक आदमी अनाज बोरों में भर रहा है, वो किया जाता है। जैसे दाने अलग हो गए तो फिर उसको अब बोरों में भरा जाता है। बोरों में क्यों भरा जाता है, क्योंकि उससे अगर उसको खुला रखेंगे तो उसके ऊपर चूहे, घूस या फिर कई सारे कीटक जो है वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, और उससे वो फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अपना जो मेहनत है, अपनी जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। तो वो उसके लिए वो बोरों में भरा जाता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, और किसान लोग क्या करते हैं बच्चों, जिसकी भी खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, वो उसका कुछ जो अंश भाग है वो अपने घर में अपने उपयोग के लिए वो लोग निकाल कर रख देते हैं और बचा हुआ जो अनाज है वो बैलगाड़ी में लाद कर मंडी तक लेकर चले जाते हैं बेचने के लिए, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। मतलब अपनी बैलगाड़ी में लाद कर जो किसान है वो मंडी तक उसको बेचने के लिए चला जाता है। ठीक है, अब बचा हुआ अनाज जो है वो मंडी में लादकर बिक्री के लिए जब उसको लेके जाया जाता है तो अनाज जो है वो व्यापारी को बेचा जाता है। ठीक है, जैसे हम किराना दुकान वगैरह में जाकर देखते हैं तो उसमें जो अनाज आता है वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है कि जो किसान है वो बड़े बड़े व्यापारियों को बेचता है। ठीक है, और फिर अर्जुन नाम का जो लड़का है, जो उसका भाई होता है वर्षा का, वो पूछता है कि भाकरी तो अभी तक बनी ही नहीं, यानी इतना सब हो गया, लेकिन इतनी सब प्रक्रिया हो गई, फसल उगाई, उसके दाने अलग कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन भाकरी तो अभी तक तैयार नहीं हुई। तो माँ बोलती है, अरे बेटा, भाकरी की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब बिक्री के लिए उसको मंडी में लेके जाया जाता है तो जो किसान है उसको बड़े व्यापारी लोगों को बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे चित्र में आप देख रहे हो, फिर वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी है वो छोटी छोटी दुकानों के जो लोग हैं उनको वो चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, जो खुदरा बिक्री करने वाले दुकानदार है उनको वो बेचा जाता है और हम जो अनाज खाते हैं हम लोग वहीं से, उन्हीं दुकानों से जाकर वो चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम अनाज को लाते हैं तो फिर उसको ऐसे के ऐसे हम लोग उपयोग में लाते हैं क्या, नहीं, हमको उनको क्या करना पड़ता है, बीनना पड़ता है उनको, हमको ये करना पड़ता है कि छानना पड़ता है। कुछ चीज़ें हम लोग छानते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग को चुननी पड़ती है। जैसे चावल को हम चुनते हैं, गेहूँ को हम चुनते हैं, तो वैसे ही बाजरे को भी चुना जाता है ताकि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर है वो निकल जाए। ठीक है, इसके बाद उसको बीनने के बाद हम उसको पिसवाने के लिए देते हैं। ठीक है, तो वो आटा चक्की के पास हम लोग जाते हैं उसको पिसवाने के लिए। फिर वहाँ से क्या तैयार होता है बच्चों, आटा तैयार होता है। ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से उसका आटा जो है वो बनता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हम लोग खाने की जो चीज़ें हमारे पास आती है वो कैसे आती है, वो इसी तरीके से आती है कि मतलब आपको किसी भी तरीके के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब कि कहीं आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं से आपको कोई चीज़ें मिल रही है, आसानी से मिल रही है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर चीज़ के पीछे हमको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ के पीछे बहुत सारी लोगों की और कई प्रमाण में लोगों की क्या लगती है, मेहनत लगती है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये चित्र है सिंघाड़े का। ठीक है, सिंघाड़ा जो हम ब्लैक कलर का सिंघाड़ा खाते हैं उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उसको नदियों तालाबों में से प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही एक चित्र आपको और एक दिखाई दे रहा होगा, ये है कमलगट्टा। ये जो पदार्थ है इसको पैदा करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, बहुत ही आसानी में समुद्र से हमको मिल जाती है। और साथ ही इनको क्या करना पड़ता है, इनको भी जब हम तोड़ते हैं इसको स्वच्छ करना, उसको सुखाना, संग्रहित करना, ऐसे बहुत से काम जो है वो किसानों को करने पड़ते हैं। मतलब खेत से उग कर कोई चीज़ अगर हम तक आती है तो वह ऐसे ही नहीं आ जाती, उसके पीछे कई सारी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे काम करने पड़ते हैं। इसके साथ ही और भी कौन से खाद्य पदार्थ हम देख सकते हैं बच्चों, कि हम जो मछलियाँ हमको मार्केट में दिखती है, जो मछलियाँ हम कुछ लोग मछलियाँ खाते हैं, तो मछलियाँ कहाँ से आती है, उसको पकड़ कर लाया जाता है। मछली पालन जो होता है, मछली पकड़ने का व्यवसाय जो होता है, उसको जो कोड़ी लोग हैं या और भी जो लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो तालाब, समुंदर, नदियों में से पकड़ते हैं मछलियों को और उसको मार्केट में बेचा जाता है। इसके साथ ही साथ कुछ लोग हैं वो जंगल में जा के या जहाँ पे भी जिसका पेड़ रहते हैं उसमें से आंवले, जामुन, करौंदे, बेर, ये सब तोड़ कर लाते हैं और फिर उनको बेचते हैं।
इसके लिए पर उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जंगलों में भटकना पड़ता है, कई जगहों पर जाना पड़ता है। इसके साथ ही सब्जी और फलों के भी बाग होते हैं, और उसके साथ ही कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, जैसे जो मुर्गियाँ पालते हैं वो व्यवसाय होता है। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ ये सब करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और ये सब उनको उसके बाद ही जब वो चीज़ें मार्केट में वो लोग बेचते हैं तब जाके उनको पैसा मिलता है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो सबसे पहले हमने कौन सी बात सीखी कि हमको अपना जो खाना है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको जितना हमको लगता है, पेट जितना हमारे पेट में जगह है, जितनी हमको भूख है, उतना ही हमको खाना लेना चाहिए, क्योंकि हमसे खाया नहीं जाता तो हम लोग फेंक देते हैं। तो हमको वो सब काम नहीं करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ हमने इस पार्ट में क्या पढ़ा कि हमको जो खाने की चीज़ें वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ से मिलती है? सागर से, जंगल से, पशुपालन ग्रहों से हमको मिलता है। इसके साथ ही अनाज उगाते समय जोताई से लेकर अनाज को बोरे में भरकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के काम करने पड़ते हैं, जिसको कटाई, मड़ाई, ओसाई, ऐसे सब काम जो है वो हमको करने पड़ते हैं, यानी किसानों को करने पड़ते हैं। इसके बाद जो अनाज है वो मंडी तक लाना, उसको बेचना, उसको उसके खाद्य पदार्थ तैयार करने जैसे जो कई कार्य है वो अपने को करने पड़ते हैं, तब जाके भोजन जो हमारी थाली तक आता है। इसी तरीके से इन खाद्य पदार्थों को उत्पादन करने में, इनको बनाने में लोगों का बहुत परिश्रम करवाना पड़ता है। इसके साथ ही भोजन का अपव्यय ना हो, मतलब वो बर्बाद ना हो, इसकी सावधानी हमको रखनी चाहिए। यही सब हमने इस पार्ट में पढ़े हैं। तो बच्चों, इस पार्ट को जो भी इस पार्ट में हमने पढ़े कि हमको भोजन को वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं जाने देना है, वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा करते हुए दिखे तो उसको भी रोकना है। ठीक है, जैसा कि आपने इस पार्ट में समझे कि अनाज बीज बोने के पहले से लेकर, जैसे ज़मीन को तैयार करना पड़ता है खेती करने के लिए, वहाँ से लेकर जब तक वो चीज़ बनकर मार्केट में नहीं आ जाती, उनको किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, वो सारी ही चीज़ें इस पार्ट में दी गई है। इसीलिए जैसे आज हम क्या करते हैं, अगर एक रोटी हमको ज़्यादा मिल गई, हम उसको थोड़ा खाते हैं और बाकी नहीं खा के होती है तो हम लोग उसको फेंक देते हैं। तो एक रोटी बनने में भी कितनी मेहनत लगती है लोगों की। आप देखोगे कि अनाज खेतों में पैदा करने से लेकर हमारी थाली तक आने तक उसको कितनी सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, ये पार्ट से हमने देखा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हर चीज़ के पीछे मेहनत लगती है, इसलिए हमको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है कि आपको किसी भी तरीके से खाना वेस्ट होने नहीं देना है, और अगर आपके सामने कोई करता है तो उसको भी रोकना है, उसको भी मना करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो आज पाठ की जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जो अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन दबाएं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही आपको इस पाठ से रिलेटेड कुछ बात बोलनी हो या कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।